जम्मू कश्मीर का एक खूबसूरत सा गांव भदरवा। कहते हैं उसकी खूबसूरती इतनी है कि लोगों को स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वहीं पे पैदा हुए एक ऐसे इंसान, कहते हैं 12वीं कक्षा में लोगों के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है, ना जाने क्या क्या बनना है। बड़े बड़े सपनों से भरी हुई दुनिया में एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बच्चा जो भी 12th क्लास में पढ़ रहा था। बचपन से ही शौक़ था फ़ौजी बनने का। किसी कारणवश वो फ़ौजी नहीं बन पाया और उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट खोला। और कहते हैं 12th क्लास में एक बार गांव में मिलिटेंट आ गए और एक फ़ौजी की जान चली गई। उनके दिमाग में एक ऐसा हुआ बदलाव आया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये खबर जो है उनके घर तक पहुंचनी चाहिए। और इस खबर को पहुंचाने के लिए उन्होंने वो राह पकड़ी कि आज देश भर में एक ऐसा इंसान जो हर किसी का बेटा बनकर उनके घर पहुंचता है, किसी का भाई बनकर और किसी का पिता बनके, ऐसे शख्स से हम आज मिलाने जा रहे हैं और उनकी कहानी सुनेंगे। आप तक उनकी कहानी सुनाने का और पहुंचाने का एक ही मकसद है कि देश में जो हालात बने हुए हैं, जो बच्चे बिगड़ चुके हैं, नशे को अडॉप्ट कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगी को छोटी समझकर वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। जब आप वो ऐसे शख्स की कहानी सुनेंगे, उनकी आप बीती सुनेंगे और कैसे वो इंसान किसी का भाई, किसी का बेटा बन चुका है और आज पूरा देश गर्व से कहता है कि ये है वो मनहास। आज हमारे सामने बैठे हैं विकास मनहास सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। आज आपके साथ बैठकर मुझे बहुत देर से आपका इंतज़ार था कि मैं आपके ऊपर स्टोरी करूं, पर आप इतने बिज़ी रहते हैं, आप जम्मू में होते ही नहीं हैं क्योंकि आपका घर ही आर्मी का घर है। आर्मी मार्टियर्स की फैमिली के घर को ही आपने अपना घर बना लिया है। तो चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जीवनी। आपने बहुत कुछ तो मेरे बारे में बता ही दिया। मैं भदरवा से हूँ। 1994 में एक इंसिडेंस में वहाँ पे हमारे 7 सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये उन दिनों की बात है जब पार्थिव शरीर आज की तरह घर नहीं जाते थे। जैसे आज जब भी कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस होता है तो हम पार्थिव शरीर को घर लेके जाते हैं, जो हम सब टीवी पे देखते हैं, अखबार में देखते हैं। 99 से पहले ऐसा जनरली नहीं होता था। कुछ गए होंगे पर सबके नहीं जाते थे। तो ये जो 7 लोग थे, इनका अंतिम संस्कार भदरवा में ही हुआ। तो उसमें भदरवा के सारे ही लोग शामिल हुए। उनके परिवार वाले तो थे नहीं। उन लोगों में मैं भी एक था, मैं भी शामिल हुआ। तो जब उनका वो अंतिम संस्कार हो रहा था तो तब मेरे मन में ये ख्याल आया कि मेरे गांव में या परिवार में जब कभी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, कई बार वो जो अंतिम संस्कार होता है वो थोड़ा डिले हो जाता है। और डिले होने का कारण क्या होता है, हम किसी का तो इंतज़ार कर रहे होते हैं, कोई परिवार का सदस्य है कि वो भी एक बार आके, जैसे हम कहते हैं कि अंतिम दर्शन कर ले। तो मुझे लगा ये भी तो इनके भी तो परिवार होंगे, ये भी तो किसी घर के ही होंगे। ये जो सारी मेरी विडंबना सी थी, मैंने वहाँ पे साथ में खड़े एक जवान के पास बड़ी हिम्मत करके मैं उसके पास गया और ये मैंने बात उनसे रखी। उन्होंने भी मेरी तरफ देखा, उन्होंने लगा कोई छोटा सा लड़का है, थोड़ा ज़्यादा ही विचलित हो गया है। उन्होंने कुछ कह के मुझे ऐसे थोड़ा सा पैसिफाई करने की, थोड़ा समझाने की कोशिश की। समहाउ मैं उनकी बातों से इतना पैसिफाई नहीं हुआ तो मैंने उन्हें एक और बात कह दी। मैंने कहा अगर हम इनको इनके घर तक नहीं लेके जा पा रहे हैं तो इनके घर वालों को यहीं बुला लो, वो यहीं पे आके देख लेंगे। आज नहीं आए, कल आए, परसों आए, क्या फ़र्क पड़ता अगर 2 दिन के बाद भी अंतिम संस्कार हुआ तो। उस जवान ने फिर मेरी तरफ देखा तो उसने मुझे एक लाइन उस वक्त कही थी कि जो तुम सोचते हो ना, काश दिल्ली में ये कोई सोचे। तो मुझे उस वक्त तो ऐसा लगा कि शायद ये जो 7 परिवार हैं जो इनके होंगे वो सारे दिल्ली आसपास के होंगे। यहाँ पे अभी हालात भी बड़े ख़राब हैं, शायद वो भी नहीं आना चाहते होंगे। जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, उसके कई सालों के बाद मैं किसी को ये बात बता रहा था तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि दिल्ली से उसका मतलब भारत सरकार रहा होगा, ये लोग दिल्ली के नहीं रहे होंगे। थोड़ी देर में चिता को दाग लग गया। हमारी लोकल भद्रवाही लैंग्वेज में ना चिता को आग लगने को दाग लगना बोलते हैं।
तो जैसे ही दाग लगा उसको, तो मैं फूट फूट के रो पड़ा। मैं समहाउ अपने आप को नहीं होल्ड कर पाया और मैं रो पड़ा। जब मैं रो पड़ा तो उसी जवान ने मुझे दोबारा से पकड़ लिया कि भाई शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। जैसे एक उसने मुझे संभालने की एक तरह की कोशिश की, तब मैंने फिर उसकी आंखों में देखा, जैसे मैं अभी आपकी आंखों में देख रहा हूँ। अगर मैं एक अच्छा चित्रकार होता तो मैं उसकी आंखें आपको ड्रॉ करके बता देता। मेरा कहने का मतलब वो आंखें मुझे अभी भी याद है। लाल थी, भरी हुई थी, बड़ी बड़ी थी, पर वो रो नहीं रही थी। वो तो शायद उनको जानता भी होगा जो किताबें हैं, उनके साथ खाया भी होगा, ट्रेन भी किया होगा, सब कुछ किया होगा। वो उनके परिवार के भी लोगों को जानता होगा। मुझे तो उनके नाम भी नहीं थे पता, वो कौन थे, मैंने कभी उनको देखा भी नहीं था, पर मैं रो रहा हूँ। तो उस वक्त मुझे एक जिंदगी का जो एक लेसन होता है ना, वो मुझे मिला कि वीपिंग इज ए लक्जरी डिनाइड टू मैनी। रोना भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है जो सबके नसीब में नहीं है। वो जवान टूटा हुआ था, शायद वो रोना भी चाहता था, पर यूनिफॉर्म में था, युद्ध भूमि में था, हथियार के साथ था। उसकी अपनी सुरक्षा, मेरी सुरक्षा, वो जो सब लोग वहाँ पे थे उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उसकी थी। वो रो नहीं पाता था, मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं रो रहा हूँ। तो जब हम वहाँ से वापस आए, शमशान भूमि से जब हम घर की तरफ वापस लौट रहे थे, तो तब मुझे ऐसे मन में ख्याल आया कि मुझे इनके घर जाके ना बताना चाहिए कि मैंने लास्ट में क्या देखा था, मैंने क्या सुना था, क्या हुआ था। ये एक विचार था, बस यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई। 12th के बाद आप जम्मू आ गए? हाँ, ग्रेजुएशन मैंने जम्मू से ही की थी जी। तो आप कॉलेज पहुंचने के बाद अमूमन क्या होता है कि लोगों के बड़े बड़े सपने होते हैं, इंजीनियरिंग बनना, डॉक्टर बनना, लेकिन आपने पढ़ाई के बाद अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल दिया। ये जो फौज में जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो किस उम्र से हो गया कि आप किसी का पिता बन गए, किसी का भाई बन गए? और मैंने सुना है, जहाँ तक मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, इसके लिए आपने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस किया। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको करेक्ट करूँगा, मैंने कुछ भी अपना सेक्रीफाइस नहीं किया। मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता हूँ, जैसे हर कोई इंसान जीता है। मेरी योग्यता और मेरी क्षमता के अनुसार मैं वो सारे काम कर रहा हूँ जो मुझे मिले। सरकारी जॉब ना तो मुझे मिली, ना मैंने की, मुझे मिली भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मुझे भी फौज में जाने का था कि मैं भी फौज में जाऊँ, संभव हम फौज तक नहीं पहुँच पाए। जो भी कहानी रही, जो भी कुछ हुआ, तो जैसे वो इंस्टीट्यूट था, मैंने MBA बॉम्बे से किया था। फिर मैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जम्मू से, हम दोनों को लगा कि हम कुछ एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं। तो मैंने 5-6 साल उसमें भी पढ़ाया। और ये जो 94 में जो मुझे ख्याल आया था कि मुझे जाना चाहिए, मैं तब तो उनके घर जा नहीं पाया। फिर 99 में 5 साल के बाद जब कारगिल का युद्ध हुआ, जो आपने भी टीवी पे देखा होगा, तब तक मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया था। तो मैं भी टीवी पे पूरे दिन देखता रहता था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तरह तरह की खबरें, तरह तरह की सब कुछ उसमें आता था। तो उन्हीं दिनों में अखबार भी रोज़ पढ़ता था, कि अखबार भी बहुत कुछ लिखता था, मीडिया भी बहुत ज़्यादा कवरेज देता था। तो जुलाई 5, 1999 हमारे जम्मू के पास के ही शामा चक एक गाँव आता है, जिड़ी के पास, वहाँ के ग्रेनेडियर उदयमान सिंह थे, जो टाइगर हिल्स को फतेह करने में वीर गति को प्राप्त हुए। तो 7 या 8 जुलाई की अखबार को जम्मू की जो लोकल अखबारें थी उनके बारे में बड़ा सा लेख आया। अब मैंने भी वो अखबार पढ़ी, तब मुझे लगा ये गांव तो मेरे घर के पास ही है, आई मीन जम्मू के पास ही है, मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं आंटी से मिल सकता हूँ। जो कुछ अखबार में बड़ा कुछ लिखा हुआ था, पर अब जाने की हिम्मत नहीं थी कि कैसे जाओ, वो पता नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। तो मैंने समझो अपने एक दोस्त से बात की, समझो क्या, मैंने अपने एक दोस्त से बात की कि ऐसे ऐसे मुझे ना उदयमान सिंह के घर चलना, तुम साथ चलोगे? तो उसने मुझे पहला सवाल पूछा, यार वो तुम जानते थे उसको, तुम्हारा कोई दोस्त वो रिश्तेदार था? मैंने कहा नहीं मेरा रिश्तेदार नहीं था, दोस्त भी नहीं था, पर मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। फिर कहता क्यों जाना चाहते हो? मैंने कहा काम भी कोई नहीं है, बस मुझे लगता कि मुझे उनके घर जाना चाहिए। उसने मुझे मना नहीं किया, उसने कहा चलो 2-3 दिन बाद चलते हैं, कल चलते हैं, परसों चलते हैं। ऐसे कुछ दिनों के बाद मुझे लगा ये तो जाएगा ही नहीं। फिर मैंने अपने किसी और दोस्त से बात की, फिर तीसरे से बात की, इसमें कुछ महीने निकल गए, 2-3 महीने निकल गए होंगे। फिर मुझे एक दिन ऐसा लगा कोई भी नहीं जाएगा,
अब तब मेरे पास स्कूटर भी नहीं था, साइकिल भी नहीं था। तो फिर मैंने थोड़ा पता वता किया कि क्या होगा, कैसे होगा। किसी ने समझाया खडूर रोड से मेटाडोर में बैठता हूँ, वो यहाँ छोड़ेगी। जो कुछ था कर कर आके मैं 99 अक्टूबर या नवंबर में, अब एग्जैक्ट मुझे महीना तो याद नहीं है, मैं शामा चक पहुँच गया। जब मैं शामा चक पहुँचा, जिस पहले ही इंसान से मैंने पूछा कि उदयमान सिंह का घर कौन सा, उसने मुझे कहा वो सामने वाला घर उसका। तो मैं उस घर के पास चला गया। वो खेतों के बीच में एक घर था। अब तो शामा चक भी पूरा बदल गया। तो अब मैंने वो दरवाज़ा उनका खटखटाया तो एक लड़की बाहर आती है। तो उन्होंने पूछा कि कौन, क्यों आए हैं मिलने। तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं आपकी मम्मी से मिलने आया हूँ। तो उन्होंने मुझे एक कमरे में बिठा दिया। उस कमरे में क्या था, नीचे दरी बिछी हुई थी और दीवारों पे उदयमान सिंह की तस्वीरें लगी थी। मैं भी जाके दरी पे ऐसे चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर में आंटी आती हैं, कांता आंटी, जितनी दूरी पे आप बैठे हैं वो मेरे सामने आके वो भी बैठ जाती है और वो सर ऐसे रखती, उन्होंने वो पल्लू सा भी लिया होता है। तब कोई सुबह के 11 के आसपास का टाइम होगा। अब ना वो मेरे से कोई बात करती है, ना मैं कोई उनसे बात करता हूँ। मुझे लगा अभी आंटी पूछेंगी कौन हो, क्यों हो। वो कुछ पूछ नहीं रही, मैं भी चुपचाप बैठा हूँ। अब मैं कभी आंटी की तरफ देख रहा हूँ, कभी मैं यहाँ देख रहा हूँ तस्वीर, कभी मैं वहाँ तस्वीर देख रहा हूँ। उस ज़माने में मोबाइल भी नहीं होते थे। लगभग 1 बज गया, 2 घंटे कमरे में ना तो कोई आया, ना कोई कमरे से हम कोई बाहर गए, ना कुछ हुआ। 1 बजे के आसपास आंटी ने ना थोड़ा ऐसे मुंह ऊपर करके मुझे कहा, चाय पियोगे। अब मुझे भी समझो भूख तो लगी थी, मैं भी सुबह बड़ी पता नहीं कब का निकला था। तो मैंने कहा हाँ आंटी चाय पियेंगे। तो आंटी उठ के अंदर वाले कमरे में जाती हैं। जितना चाय बनने में टाइम लगता है वो एक चाय का कप लेके आती है और मुझे कप देती है। अब जब मैं कप पकड़ता हूँ, अभी मैंने बस उसको यहाँ तक ही लाया था, अभी तक मैंने इसको एक सिप भी नहीं लिया था। आंटी मुझे बोलती है वो तस्वीर देख रहे हो। अब मैं उस तस्वीर की तरफ देखता हूँ। वो तस्वीर क्या है, वो जो गाँव की खाट नहीं होती वो खाट है। आंटी उस पर बैठी है, गोद में उदयमान सिंह बैठा हुआ है। तो वो कहती है कितना सुंदर था ना मेरा बेटा। और वो बहुत ही खूबसूरत लड़का था उदयमान सिंह, बहुत ही खूबसूरत था। और 19.5 साल का था जब वो लड़ाई में गया था। तो मैंने कहा आंटी, कहती जब वो आखिरी बार घर आया था ना लास्ट छुट्टी पे, तब ये फोटो ली थी। ये तो उसने देखी भी नहीं, क्योंकि उस जमाने वो रोल होता था, आप खींचते थे, फिर जब वो रोल भरता था फिर कभी आप जाते थे क्लियर, वो उसने देखी भी नहीं। अब आंटी बात कर रही है, वो बोल रही है। वो ऐसे स्कूल जाता था, वो ये करता था, मेरा बड़ा लाडला था। और उन दिनों में जम्मू में लाइट भी बढ़ी जाती थी, गांव में तो और ज़्यादा जाती थी। अब आंटी ऐसे बोलती थी, जब वो रात को सोता था ना, तो जब बिजली जाए तो मैं उसको ना पक्खी जोलती थी ऐसे ऐसे कि इसको मच्छर ना काटे, इसको ये आराम से सोए, जैसे एक माँ करती है। पता नहीं इसने वो टाइगर हिल्स की चढ़ाई कैसे चढ़ी होगी। वो सब ये बातें बोली जा रही हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, हाँ मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। वो फिर आंटी ने ना ऐसे अपने यहाँ ब्लाउज में हाथ डाल के एक पर्स निकाला। कहते ये देखो ये पर्स, ये ना उसने अपने ना इस वाले जेब में था उसके। जब गोली आई है उस पर्स को लगी है, उसको वो छेद करते हुए उसकी चेस्ट में गई है। जब आंटी ने वो मुझे पर्स ऐसे ऐसे मुझे दिया, जब मैंने वो लिया उसमें छेद था, सब था। और उसमें का ब्लड के निशान भी आप देख सकते थे, खून के धब्बे। और उसके अंदर जो थोड़े बहुत कुछ 2-3 कागज या कुछ नोट थे वो भी अंदर ही पड़े थे। आंटी कहती है उसका पर्स अब मैं उसको अपने साथ ही रखती हूँ, ये मेरे साथ ही जाएगा। मैंने पहली बार ये सब चीज़ें देखी। इसमें कोई 1-1.5 घंटा हो गया। आंटी मुझे पूछती है खाना खाओगे। मैंने कहा खाना भी खा लूँगा। अब आंटी अब खाना इस कमरे में नहीं खाएंगे, ये बड़ा पवित्र कमरा है, क्योंकि ये कमरा उदयमान सिंह का था, इसको हमने ऐसे मंदिर की तरह रखा हुआ है। आज भी अगर आप उस घर जाएंगे ना, बाकी पूरा घर बदल गया, रेनोवेट हो गया। वो घर आज भी वैसा ही है, वो कमरा उसको उन्होंने आज भी नहीं बदला। तो अब मुझे अंदर वाले समझो कंपाउंड में ले गए। वहाँ मुझे वो लड़की दोबारा मिलती है जिसने सुबह दरवाज़ा खोला था। तो वहाँ मुझे पता चलता है कि ये उसकी छोटी बहन है उदयमान सिंह की। फिर उसकी एक और छोटी बहन है, 2 है। तो आंटी उन्हें बोलती है गरम गरम फुलके बनाओ। तो जो भी कोई दाल सब्जी बनी थी वो मुझे उन्होंने खाने को दे दिया। मैंने वो खा भी लिया। इसमें कुछ 3-3:30 बज गए। अब मुझे मेटाडोर से वापस भी आना था, काफ़ी दूर था। तो मैंने कहा आंटी अब मैं चलता हूँ। तब मुझे आंटी पूछती है कितनी छुट्टी आए थे।
ओह। मैंने कहा छुट्टी? कौन सी छुट्टी? तो कहती है तुम 18 ग्रेनेडियर से नहीं हो? वो अपने बेटे की पलटन का नाम लेते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो फौज से ही नहीं हूँ। ओह। तो फिर तुम कौन हो? अब मैं थोड़ा डर सा गया उस वक्त कि अब मैं उनको ऐसे बोल रहा हूँ, मैं आंटी तालाब तिल्लो रहता हूँ, ये मतलब कि अखबार में ऐसे ऐसे था। मैं थोड़ा डर रहा हूँ। तब तक ना आंटी मेरे से हिंदी में बात कर रहे थे। जैसे ही मैंने कहा मैं तालाब तिल्लो से हूँ, जम्मू से ही आया हूँ, फिर उन्होंने मुझे डोगरी में पूछा, फिर क्या लिया है? अब मैं थोड़ा और डर सा गया। मैंने कहा कहीं इसको कहीं गलत एंगल में ही ना लिया जाए कि अब मैं भी बड़ा छोटा सा था। अब ना वो अखबार भी, उसका पीस भी मेरे पास था जो जुलाई महीने का था। मैंने वैसे ना जेब से निकाला। मैंने कहा आंटी वैसे ना लिटरली ऐसे ना थोड़ा शेक भी कर रहा हूँ, वो डर मेरे पे दिख रहा है। मैंने कहा आंटी मैंने ना ये अखबार में पढ़ा था 2-3 महीने पहले, मुझे बड़ा मन था आपसे मिलने का। काम कोई भी नहीं था, कोई काम ही नहीं था, मैं बस आपसे मिलना चाहता था। अब ना मैं रो नहीं रहा हूँ बट मैं डर चुका हूँ। तो आंटी भी सामने खड़ी थी, उनकी बेटियां भी साथ ही खड़ी थी। तो आंटी को लगा ये बहुत डर चुका है। उन्होंने ना मुझे गले से लगा लिया, कहती बहुत अच्छा किया तुम आए, फिर आना। तो अगर यहीं से आपकी शुरुआत हुई। ये पहले परिवार था और अभी मैं अगर आपसे कहूँ ये 25-26 सालों में कम से कम 100 बार तो मैं उनके घर गया होऊंगा, कम से कम, क्योंकि जम्मू में ही है। और ना जाने कितने लोगों को मैं उनके घर लेके भी गया होऊंगा। बस वहां से ये शुरुआत हुई और आज आपने भी इंटरव्यू लिया। आज आप दुनिया हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा शहर गांव नहीं है जहाँ पे आप नहीं पहुँचते। एक और मन में मेरे सवाल ये उठता है कि आपको पता कैसे चलता है? शुरू में तो पता चलता ही नहीं था, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। फिर जब मैं कांता आंटी से मिला, उन्होंने ही मुझसे पूछा शारदा से मिले? उन्होंने ही मुझसे पूछा। मैंने कहा नहीं। कहते वो भी कारगिल की ही है, तुम्हें भी उससे मिलना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। तो उन्होंने फिर मुझे उसके बारे में बताया। फिर शारदा दीदी ने मुझे किसी और के बारे में बताया। तो ऐसे शुरू में सब ऐसे ही था, ज़्यादा पता ही नहीं चलता था, ज़्यादा सच में पता नहीं चलता था। पर अगर मैं पिछले 8-10 सालों की बात करूं, जब से सोशल मीडिया आया तो पता चलना थोड़ा आसान हो गया। अब मैं एक और चीज़ को, अब फौज भी थोड़ी बहुत जान पहचान की हो गई। कई बार मुझे कुछ पैसा पता होता तो मैं किसी फौज के अफसर से ही रिक्वेस्ट करता हूँ, सर ऐसा ऐसा कुछ तो है, आप उसी यूनिट से मुझे इसका नंबर शंबर ला के दे देंगे। तो वो भी मुझे वही नंबर शंबर ला के दे देते हैं। और अभी तो मैंने कहा कि सोशल मीडिया ने बड़ा कुछ ही आसान कर दिया। जैसे अक्सर देखा गया है कि आप अपने घर भी काफ़ी टाइम के बाद आते हैं, तो मुझे लगता है आपकी फैमिली की पूरी सपोर्ट रहती है आपको। आपने जब देश को चुना तो आपकी फैमिली ने आपका कैसे साथ दिया? तो मैं फिर एक चीज़ कहूँगा, मैंने पहले भी ये कहा था, सब लोगों को लगता होगा कि मैंने बड़ा नहीं क्या कर दिया। मैं एक फैमिली मैन की तरह ही होता हूँ। बिल्कुल ठीक है, नहीं ठीक है, थोड़ा सा मैं बाहर जाऊँगा, बट बड़े सारे लोग जैसे जो लोग जॉब्स भी करते हैं वो भी तो बाहर जाते हैं। राइट। मैं कोई ऐसी चीज़ कर ही नहीं रहा कि अरे यार ये घर से बाहर है, दुनिया घर से बाहर है। मैं आपको फैक्ट बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो फिर भी बड़ा ऑनरेबली बाहर जाता हूँ। वो बेचारे न जाने किस माहौल में जाते हैं, क्या क्या करते हैं। मैं सच बताऊँ आपको, उतना पैसा भी शायद नहीं कमा पाते जितना वो घर से बाहर रहते हैं, पर फैमिली तो चलानी है। इसमें भगवान थोड़ा मेरे साथ बहुत अच्छा है कि मैं थोड़ा बहुत पैसे भी कमा लेता हूँ, थोड़ा बहुत मैं बाहर भी चला जाता हूँ, थोड़ा बहुत मैं घर पे भी रह लेता हूँ, थोड़ा बहुत आप सब लोग भी मुझे यहाँ वहाँ से सपोर्ट कर लेते हैं। और अगर मैं घर की बात करूँ तो अगर वो लोग भी इस चीज़ में मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं शायद नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने भी इस सॉर्ट ऑफ अब मान लिया कि चलो ये जो कुछ कर रहा है चलो अब इसे भी करने दो, बट मैं बाकी भी सब करता हूँ। बिल्कुल। एक चीज़ और मन में आती है, जैसे कभी ऐसा हुआ कि आप किसी के घर गए इतने कोसों मील दूर और वो आपको पहचानने से इनकार कर दे? तो जनरली मुझे कोई पहचानता नहीं है। ये तो अभी सोशल मीडिया के चलते फिर भी लोग कई बार बोल देते अरे हमने तुम्हारा एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था या तुम्हें कभी फेसबुक पे देखा। लगभग 8-10 साल पहले तो ऐसा था ही नहीं, तो कोई नहीं पहचानता था। बट एक चीज है, किसी परिवार में अगर किसी को खोया हो
वो भी एक यंग आदमी को खोया हो जो घर का सबसे अच्छा हो। तो जब आप उसके घर जाते थे ना, मैं पुरानी अपनी बात कर रहा हूँ, और गेट नॉक करते थे, कोई भी बाहर आता था और मैं नाम लेता था ये उनका घर है, तो उनको ना कई बार बड़ा अच्छा लगता था कि आज भी उसी के नाम से कोई घर आया, क्योंकि घर कोई जाता नहीं था किसी के। कोई आजकल फिर भी बड़े सारे लोग आना जाना शुरू हुए, पहले कोई नहीं जाता था। बिल्कुल। तो जब फिर वो कहते थे हाँ जी ये उन्हीं का ही घर है, तो फिर मैं ऐसे कहता था मेरा नाम विकास मनहास है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं बस उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूँ, क्या मैं 5-10 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? तो मुझे आज तक किसी ने मना नहीं किया। 5-10 मिनट आप उनसे बात करते हैं, जो आपको सुकून मिलता है, कुछ ऐसी बातें जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो उनकी फैमिली की, कुछ ऐसे किस्से कहानियाँ? मैं जब भी उनके घर जाता था ना, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा, मैंने ये पहले भी बड़ी बार कही है, मैं उनसे उन बच्चे के बारे में बात नहीं करता था। मैं जैसे अगर मान लो किसी मदर से मिल रहा हूँ तो मैं उनसे ऐसे बात करता था, अच्छा आंटी आप जॉब करती हैं? कई बार वो बोलती है हाँ मैं इस डिपार्टमेंट में, तो मैं उसी की जॉब करना शुरू कर दूंगा, उन्हीं की बात करना शुरू कर दूंगा। अगर अंकल भी साथ बैठे हैं तो वो बात करना शुरू कर दूंगा। मैं उस जवान की या अफसर की बात ही मैं करता ही नहीं था। जैसे हम एक टाइम ऐसा था, कोई भी डिबेट करो वो ले दे के प्रधानमंत्री मोदी पे ही आती थी, तो वहाँ पे भी वो पहले मोदी जी पे आती थी, फिर मैं वो चर्चा भी करता था। फिर अगर आंटी ने कोई शॉल पहना, आंटी आपका शॉल तो बड़ा सुंदर है, ये यहाँ का कोई लोकल कुछ ऐसा होता है क्या? जैसा अगर मैं कहीं जम्मू से बाहर गया हूँ तो फिर आंटी उस शॉल के बारे में बताना शुरू करती थी। पर ना घूम फिर के बात उसी सोल्जर पे आती थी, और जब वो आती थी वो लाते थे। फिर एक माँ को ना अपने बच्चे के बारे में बात करनी होती थी, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। एक टाइम के बाद दोस्त भी नहीं सुनते, रिश्तेदार भी नहीं सुनते, वो क्या कहेंगे, इसकी तो बस वही एक ही कहानी है। आप समझिए, अब वो अपने हस्बैंड को क्या ही अपने बच्चे के बारे में बताएगी, उसको तो सब पता है। अब उसको अपने बच्चे की ना बहुत कुछ सुनाना है, पर वो सेम कहानी है, क्योंकि एक तारीख के बाद कहानी बननी बंद हो चुकी है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो उसके लिए ना मैं एक बड़ा अच्छा हो जाता था, बस मैं ऐसे ही बैठ जाता था और वो बोलती जाएंगी और वो जो भी मुझे खिलाती जाएंगी मैं सब खाता जाऊंगा। कई घरों में तो ऐसा होता था, जब मैं दूसरी बार जाता था या तीसरी बार जाता था तो वो ऐसे बोलते थे, आज जब तुम्हें कहा कि तुम आ रहे हो या हमें पता चला कि तुम आ रहे हो, ये ना मैंने उसकी पसंद की सब्जी बनाई, उसको ये बड़ी पसंद थी, अब नहीं हम बनाते, अब तुमने कहा ना तो फिर मैंने ये बना ली, ये मैंने ना ये खीर भी बनाई है, उसको ना खीर बड़ी पसंद थी, अब नहीं हम बनाते, पर तुम आ रहे हो ना। फिर कई लोगों ने मुझे कपड़े भी दिए, ये उसकी टी शर्ट थी, ये उसका ये था। और अब जैसे जब मैं कहीं दूर जाता हूँ तो रात को भी कहीं रहना होता है, तो मैं 99% इन्हीं परिवारों के साथ रहता था। फिर बड़ी बार ऐसा होता था, वो मुझे बोलते थे ये उसी का ही बेडरूम है, यहाँ कोई नहीं सोता, तुम सोओगे यहाँ पे, डरोगे तो नहीं? मैंने कहा नहीं, हम सामने वाले रूम में ही है, कुछ होगा तो मैं कहता नहीं मैं नहीं डरूंगा, ये बस बेड भी वही है, यहीं बैठ के वो पढ़ता था। फिर आधा घंटा आंटी उसी पे ही बात करेंगी। मैं कई बार रात को आती थी, वो पढ़ रहा होता था, फिर मैं उसको बोलती थी सो जाओ, या सुबह मैंने जब उठ के आना फिर मैंने उसको उठाना, भाई एग्ज़ाम आ रहे हैं। यही था कमरा, हमने बस ना ये टाइलें चेंज की हैं, हमने ना बस ये, बाकी ये बेड भी वही था, ये बस ये इसके कपड़े हैं ये। तो मैं वैसे कई कमरों में सोया। बड़ी बार ऐसा होता है कि आप ऐसे शहर में चले जाते हैं जिसमें बड़ी सारी लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है। सपोज अब तमिलनाडु जाते हैं, आंध्र प्रदेश जाते हैं, तो कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं? मैं इसी साल केरला गया था, मैं कैप्टन जेरी प्रेमराज के घर मुझे जाना था। जब मैं उसके घर पहुंचा, मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ था, वो भी जम्मू का ही है। जब हम दोनों आंटी से मिलने लगे, जब आमने सामने हुए, आंटी घर में बिल्कुल अकेली थी। हमें ये एहसास हुआ कि आंटी को सिर्फ मलयालम आती है और हमें मलयालम बिल्कुल नहीं आती। तो जो ड्राइवर हमारे साथ गया था, जिसको हमने बाहर कहा था जब हम गाड़ी से उतरे कि हमें 1-1.5 घंटा तो कम से कम लगेगा, तुमने जहाँ आना जाना है तुम जाओ, हम फिर तुम्हें फ़ोन कर लेंगे। हमने कहा उसको फटाफट फ़ोन करो, उसी को अंदर बुला लो। हम बाहर ही निकला, भी वो बाहर ही था, हमने उसको अंदर बुला लिया। तो हमने उसको समझाया कि ये सिचुएशन है। आधा घंटा वो ड्राइवर ना हमारे बीच में तालमेल बनाता रहा। आधे घंटे के बाद हमें मलयालम तो समझ नहीं आई, बट ये समझ आ रहा था कि आंटी क्या बोल रही है।
आंटी को हिंदी समझ नहीं आ रही थी, बट अब उसको भी समझ आ रहा था कि हम क्या बोल रहे हैं। बहुत देर के बाद जब आप घर आते हैं इन लोगों से मिलने के बाद, तो क्या आपकी बेटी भी चाहती है कि आप चाहते, या आप खुद चाहते हैं कि वो भी एक फ़ौजी बने, या वो भी आपके जैसा बनने की कोशिश करे, जैसे हर माँ बाप सोचते अगर आप मेरे से पूछो तो मैं चाहूंगा कि वो भी फौज में अफसर बने। अगर आप मेरे से पूछो, जी। जैसे अब मैं तो खुद बन नहीं पाया, अगर मान लो वही वर्दी पहन ले जैसे एक माता पिता की तरह, तो उसके साथ फोटो खिंचवा के शायद, हाँ आप समझ गए, जी उसकी मैं टोपी लेके जैसे पासिंग आउट परेड पे जी, अक्सर वो तस्वीरें आती हैं जी। कि अफसर ने अपनी टोपी अपने पिता को पहनाई होती है या अपनी मदर को पहनाई होती है। बिल्कुल मैं चाहूंगा, बट एक चीज मैं यहाँ पे आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को कहना चाहूंगा, वो मेरी चाहत है, बिल्कुल। वो मैं उस पर थोपूंगा नहीं। जो वो करना चाहे उसको वो करना चाहिए, बिल्कुल। बट अगर कब जैसे आपने मुझसे पूछा, अगर वो भी मुझसे पूछे, मैं चाहूंगा कि वो फौज में अफसर बने, और इससे अच्छा कैरियर मुझे नहीं लगता कोई और है। एक जॉब सेटिस्फेक्शन भी है, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, आपकी फैमिली का टेक केयर होता है। इस डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी कहीं नहीं होता। एक और चीज़, बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऐसी फैमिली में जाते हैं और उसी घर में दो हिस्से हो जाते हैं। एक जगह बहू रह रही होती है जिसने अपना पति खोया, दूसरी तरफ माँ बाप रह रहे होते हैं जिन्होंने अपना बेटा खोया। उस टाइम आपकी सिचुएशन कैसी रहती है कि आप माँ बाप से कैसे मिलें और बहू से कैसे मिलें? ऐसी बहुत जगह होता है, मैं दोनों से मिलता हूँ। माँ को भी ये पता होता है कि ये मेरी बहू से मिलता है, मैं उनसे भी नहीं छुपाता हूँ। बहू को भी पता है कि ये मेरी माँ सास से भी मिलता है, उसके घर पे जाके भी रहता है। सास को भी पता है कि ये बहू के साथ भी घूमता है, उसके साथ ये रहता है। आप समझिए, समझ गई। तो जो बेस्ट पार्ट है मेरा, मैं इनकी कोई बात उससे नहीं करूंगा, मैं उसकी कोई बात इनसे नहीं करूंगा, अनटिल और अनलेस इन्होंने मुझे कहा हो कि इसको ये मेरी बात बताना। और जहाँ पे ऐसे बड़े सारे इश्यूज होते हैं, मैं दोनों परिवारों को बड़ी बार ये भी कहने की कोशिश करता हूँ, आओ हम तीनों जन बैठते हैं, आपकी जितनी शिकायतें हैं अब मेरे सामने सारी रख लो उसके सामने। उसको भी कहते हैं तुम्हारी जितनी है तुम इनके सामने रख लो, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। आओ देखते हैं, कुछ आप अपना कम कर दो, कुछ आप अपना कम कर दो। अगर हम अच्छे हो, तकलीफ तो है ही, तकलीफ एक दूसरे की कम करते हैं, ये मैं सबको बोलता हूं। इस चीज में आप सफल हो पाए? बड़ी जगहों पे हम हुए भी, पर बड़ी जगहों पे नहीं हो पाए, क्योंकि हर फैमिली का एक अपना एटमॉस्फेयर है, हर एक का एक अपना थॉट प्रोसेस है। पर मेरा यही प्रयास रहता है कि, और मैं सास को भी ये बोलता हूँ, वो मुझे कई बार पूछती हैं उससे मिले तुम? मैं कहता हूँ मैं नहीं कहूँगा कि मैं नहीं मिला। बहुत सारे परिवार में ऐसा होता है कि बच्ची छोटी थी जब शादी होकर ससुराल आई और उसका पति देश के लिए कुर्बान हो गया, शहीद हो गया। उस बच्ची के माँ बाप चाहते हैं कि वो बच्ची आगे अपनी ज़िंदगी जिए और वो दूसरी शादी कर लेती है। उस हालात में कभी आप मिले ऐसी बच्ची से? मैं बहुत जन से मिला, बहुत जन की शादियाँ हुई हैं। हाँ। मुझे मुझे ये सवाल आपने इस तरह पूछा, कई लोग मुझे इस तरह पूछते हैं, क्या उसको शादी करनी चाहिए थी, क्या ये ठीक था क्या? तो मैं पहली लाइन ये कहता हूँ, और ये मैं उन सब लड़कियों को बोलता हूँ, उन सब लड़कियों को भी मैं बोलता हूँ कि देखो, आप शादी करो तो भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप शादी ना करो तो भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप जिंदगी में कुछ भी करो, और अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, अगर कोई भी आपके साथ नहीं होगा, मैं फिर भी खड़ा रहूंगा। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ, कोई ऐसा किस्सा? देखो, ये सारी बड़ी पर्सनल सी चीजें हैं, हाँ। इनको यहीं तक ही रखना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब कहने का, मेरा सवाल कुछ और है विकास सर। मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा किस्सा जिससे लोग मोटिवेट हो जाएं। कोई ऐसी लड़की? मैं एक लड़की की आपको फिर बात सुनाता हूँ, वो वाकई मोटिवेशन वाली जी, बात बिल्कुल। है। गांव की लड़की थी, मनोरी देवी उनका नाम है, झुंझुनू की, जो कि बड़ा ही बैकवर्ड है। झुंझुनू के लोग मुझे माफ करें, लड़कियों को लेके बड़े कंजर्वेटिव हैं वो।
जैसे घूंघट प्रथा, घर से बाहर नहीं निकलना, वो सब है वहाँ पे। कारगिल में उसके पति शहीद हुए। लांस नाइक खड़क सिंह 12 जाट के थे और ऑपरेशन विजय की वो पहली वीर नारी है। उससे पहले कारगिल में कोई और शहीद नहीं हुआ। तब उनके 4 बच्चे थे। कितने? 4 बच्चे, 3 बेटियां और 1 बेटा। आज की डेट पे चारों बच्चे डॉक्टर्स हैं। और जो फौज, जैसे कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा, अरे फिर वो फौज भी सपोर्ट करती है, रिजर्वेशन देती है, वो सब फौज करती है। फौज सिर्फ 2 ही बच्चों तक करती है। अच्छा, फौज अगर सपोज किसी के 4 बच्चे हैं लेकिन फौज ने 2 बच्चों का, फौज ने जो करना है ना वो 2 ही बच्चों का करना पर है। ऐसा क्यों? जो उनका रूल है, मैं रूल बता रहा हूँ आपको, गलत रूल है। ओके, हाँ। रूल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों एक ही माँ के 4 बच्चे, वो 2 का ही चारों करेंगे। बच्चों ने अपना पिता खोया। आप बिल्कुल ठीक बोल रही। मैंने ये सेम चीज सेना के कई उच्च अधिकारियों से की है। अगर खड़क सिंह जिंदा रहता, वो अपनी बीवी को ये थोड़ी बोलता कि मैं 2 ही बच्चों को स्कूल भेजूंगा, 2 को नहीं भेजूंगा। ऐसा वो नहीं करता। बिल्कुल। पर आपने कहा ना कि एक मोटिवेशन, तो मनोहरी देवी जो शायद कभी स्कूल भी ना गई हो, मुझे उनकी एजुकेशन का तो पता नहीं है, 4 बच्चे उसके हस्बैंड छोड़ के गए। आज की डेट पे चारों डॉक्टर्स हैं। अगर खड़क सिंह जी होते आज, शायद चारों डॉक्टर्स नहीं बनते। और जबकि 2 बच्चों को तो चलो रिजर्वेशन मिल गई होगी, जो हम बताते हैं किल्ड इन एक्शन है। बाकी 2 बच्चों ने अपनी मेहनत और मनोहरी देवी की सपोर्ट से ही डॉक्टर बने हैं। विकास सर, जैसा कि आज आप देख रहे हो, बहुत हालात ख़राब हो गए हैं। यूथ जो है उनको अपना गोल नहीं पता, वो क्या करना चाहते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता। घर परिवार में इतना पैसा है कि बचपन से वो लोग इतने पैसे में डूब जाते हैं कि वो अय्याश बन जाते हैं, ड्रग्स में पड़ जाते हैं। फौज के लिए उनके, फौज की तरफ से और आपकी तरफ से उनको क्या मैसेज देना चाहिए ताकि उनको थोड़ा सा लगे कि उनको ज़िंदगी बदलनी है? मैं उनके पेरेंट्स को ही मैसेज दूंगा, अपने बच्चों के साथ सख्त रहिए। मैं बहुत सारे स्कूल्स में जाता हूँ, मैं स्कूल के बच्चों से बात करता हूँ। बुलाया मुझे फौज के लिए जाता है। अब स्कूल ने मुझे उसी लिए बुलाया होता कि आप फौज की कुछ कहानियाँ बताओगे, फौज में कैसे जाया जाए ये बताओगे, सो दैट हमारे बच्चे भी अगर कोई मोटिवेट हो, वो फौज के लिए अप्लाई करे, तैयारी करे। थोड़ा बहुत ही था। बट मैं स्कूल के बच्चों को ना 4-5 मिनट कुछ और चीज़ें भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं उन सब बच्चों को ये कहता हूँ कि आप सब बड़े मतलब कि अनलकी हो, आपने अपनी मैडम से मार नहीं खाई। ये जो आपकी मैडम है ना, ये कभी आपको थप्पड़ नहीं मार पाई, आपने वो नहीं खाई। अगर आपकी मैडम आपको ऐसे हल्का सा भी टच कर ले, विवाद हो जाता है, पेरेंट्स स्कूल पहुंच जाते हैं, हाउ डेयर यू टच माई चाइल्ड, एम आई राइट? क्लासरूम में CCTV कैमरास लगे हैं कि किसी बच्चे को ये नहीं करना, बच्चे बड़े सेंसिटिव हैं, हम बच्चों को कमज़ोर कर रहे हैं। तो मैं उनको ये बोलता था, मुझे मेरी मैडमों ने और मेरे जो सर थे, मुझे क्या पूरी क्लास को बहुत मारा। हाँ, हमारे टाइम में ऐसे ही होता था, बहुत पीटा। और आज भी अगर मुझे वो कोई मैडम या सर रास्ते में मिलेंगे ना, मेरा तो मन करता कि मैं उनको गले से ही लगा दूं। उस टाइम, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था विकास जी कि हमें मार पड़ती थी स्कूल से, तो अगर पेरेंट्स को पता चलता था तो वो कहते थे, ये दूसरी लाइन ये होती थी कि अगर मैंने घर आके मेरी मम्मी को बताया, मम्मी आज ना उस मैडम ने ना मुझे 2 थप्पड़ मारे, तो मेरी मम्मी मुझे 2 और थप्पड़ मारती, तूने ही कुछ किया होगा, उसको भी तो तंग करता है स्कूल में। लेकिन आज आप वो नहीं होता। हम अपनी जनरेशन को यहाँ कमजोर कर रहे हैं। हम कोई भी चीज मांगते हैं, पूरी हो जाती, वो पहले पूरी हो जाती है। हमें ऐसा नहीं है कि मेरे दोनों माता पिता गवर्नमेंट जॉब में थे, पैसों की अगर मैं कहूँ तो कोई कमी नहीं थी, जो भी हम खाना चाहे सब आता था, हर चीज थी। बट स्टिल एक हमें ये था कि यार ये बड़ी महंगी चीज है, ये यार ये नहीं होनी चाहिए, इतनी ही बजट है, इतनी ही लिमिट है, आप समझिए। पर मुझे लगता है कि हमारे टाइम में पैसा जितना भी था परिवार में, लेकिन चीजें बड़ी लिमिट से मिला करती थी। यस, वो आज नहीं है। आज नहीं है। आज किसी बच्चे को पता ही नहीं होगा कि रफू भी होता है। हाँ, यस। किसी हम बच्चे बड़े होते थे, हमारी यूनिफॉर्म छोटों ने पहनी, छोटा से ये लगा था। मैंने मेरे एक कजन है, हाँ, वो मेरे से 2 साल बड़े थे। मैंने हमेशा उन्हीं की बुक्स ली हैं जब तक मैंने पढ़ाई की है। मैं नोटबुक्स भी उन्हीं की लेके आता था।
हर छोटी बात पे यूथ जो है सुसाइड कर लेता है। वो इसीलिए क्योंकि उसने बचपन से कभी मार नहीं खाई होती ना, उसको ज़िंदगी में थोड़ा सा कोई झटका लगता है। हम लोग ये नहीं समझते, टीचर की मार से अगर आप नहीं सीखे, मम्मी पापा की मार से अगर आप नहीं सीखे, फिर समाज आपको सिखाएगा और वो मार बहुत बुरी होती है। एक बात और मेरे मन में बड़ी खलती है, कभी कभी फौजी से ही जब हम बात करते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ बनना था, हमें कुछ जॉब करनी थी, कुछ नहीं मिली तो हम फौजी बन गए। ऐसा नहीं है, फौज ऐसे नहीं लेती किसी को। जो भी लड़का चाहे जवान आए चाहे अफसर आए, वो अबव एवरेज से ऊपर होता है। ये अदरवाइज क्यों सुनने को मिलता वो है ना जाने क्यों अक्सर? आपको बोले होंगे, जी। आप समझिए। आप फौज, जैसे अगर मैं एनडीए की बात करूं, एनडीए की अगर मैं बात करूं, 300-400 का बैच उसमें आता है हर 6 महीने में। 5 लाख लड़का, अब तो लड़कियां भी अप्लाई करती हैं। कितनी? 5 लाख में से वो 300-400 लेते हैं, तो आप समझ लो। मैं कई आईएएस अधिकारियों को मिला हूं, फौज हर किसी के बस की बात नहीं है, सिलेक्शन ही नहीं है। मैं आईएएस यहाँ जब भर्ती होती है ना, या सुलवा में ही होती है, वो रात को 2:30 बजे फॉलन करते हैं। कितने बजे? रात को 2:30 बजे वो बुलाते हैं। और कम से कम 10,000 लड़का रोज आता है। जब भी यहाँ पे भर्ती होगी, कभी आप चलना मेरे साथ, एक अलग दुनिया होती है। रात को 2:30 बजे फॉलन होता है, सुबह 7 बजे तक ना वो सारा वाइंड अप करके बंद कर चुके होते हैं। जब तक हम लोग सड़क पे आते हैं, वो 10,000 में से ना उन्होंने सुबह हार्डली 20-30 को ही लिया होता है। कितना लड़का आया होता है? 10,000। कोई डोडा से, कोई पुंछ से, कोई नौशहरा से, कोई आरसपुरा से, आप समझ रहे हो। अब 2:30 बजे अगर वहां पहुंचा तो एक दिन पहले ही आया होता है। विकास सर, ये सब तो आप कर रहे हैं, बेटा बाप भाई सब बन चुके हैं, आपका अगला गोल क्या है? जिंदगी का गोल क्या है आप? मेरा ऐसा सच बताऊं, गोल कोई भी नहीं था। मैंने 25 साल पहले भी ये नहीं था सोचा कि एक दिन आप भी मेरा इंटरव्यू लेंगे। मैं सच कह रहा हूँ आपको कि एक दिन मैं इंडिया की सारी स्टेट्स घूमने चला जाऊंगा, मैंने कभी नहीं था सोचा। मैं इतने परिवारों को मिल पाऊंगा, मैंने ये भी नहीं था सोचा। बस जो जो चीज़ सामने आती गई मैं करता गया। और बस मेरा, अगर आपने गोल की बात की, तो मैं सबको एक चीज़ बोलता हूँ, जितना हो सके किसी भी इंसान की मदद करो अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के अनुसार, बस बाकी सब छोड़ दो। मैं देश जितना के लिए एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ बस देश के लिए मैं एक छोटा सा ही मैसेज दूंगा, अगर देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं है तो हम नहीं हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि कंट्री शुड बी इंटैक्ट, बस, और कुछ भी नहीं। कभी आपको रिग्रेट हुआ किसी चीज से? मुझे एक चीज से रिग्रेट हुआ, मैं आपको बता ही देता हूँ। जब मैंने ये जर्नी शुरू की ना, जैसे मैं उदयमान सिंह के घर जब पहली बार गया, मैं कैमरा लेके जा सकता था। तब 400-500 में कोडैक का एक वो छोटा सा कैमरा मिलता था, हाँ। जिसमें 100 रुपए के आसपास की रील डलती थी। मैंने ना इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी उन चीज़ों को, या मुझे इतना एहसास नहीं हुआ। तो पहले 10 साल 12 साल 15 साल की मेरे पास हार्डली 2-3 तस्वीरें हैं। काश, जैसे मैं आज एक आईफोन लेके चलता हूँ, आईफोन भी मैंने इसलिए लिया कि मुझे लगता है इसका कैमरा सबसे अच्छा है। और ये भी मुझे कैप्टन तुषार महाजन के मम्मी पापा ने दिया, कि तुम हर जगह जाते हो, बड़ी तस्वीरें खींचते हो, वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। आप समझ गए। काश ये एहसास मुझे 99 से होता, तो मैं जिस भी दिन दुनिया छोड़ के जाता, मैं दुनिया को ना बड़ी धरोहर दे के जाता। तो ये एक मुझे रिग्रेट है कि वो पुरानी वाली डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। विकास सर, देखा है लोग थोड़ा सा काम करते हैं और दुनिया में पॉपुलर हो जाते हैं। आपने इतने सालों से काम किया, इतनी मुद्दतें हो गई, एक ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है आपके अंदर कि आपको आप एक शांति प्रिय इंसान है, आप शो ऑफ नहीं करते? नहीं, मैं वो शो ऑफ करता हूँ, तो कभी आपके चैनल पे भी शो ऑफ कर रहा हूँ। नहीं, और क्या, ये शो ऑफ नहीं है। बिल्कुल, ये हमारा मकसद था, एक ऐसे इंसान को आप तक पहुंचाना, उसकी कहानियाँ आप तक सुनाना, कि हम जो कुछ लोग एक वस्त्र पहन के साधु बन जाते हैं,
कुछ लोग बिना वस्त्रों के भी साधु रहते हैं। विकास मनहास एक ऐसे साधु हैं इस दुनिया में जो दिखावा नहीं करते, बस कुछ ऐसे रिश्ते निभा रहे हैं जो खुद भी नहीं वो जानते कि उनसे उनका क्या लगाव है। लगाव है तो सिर्फ एक फ़ौज का। फ़ौज के लिए वो कुछ भी करते हैं। मैंने बहुत बार उनको देखा है कि वो जो भी कोई खिलाता है, सूखी हो सूखी खा लेते हैं, ज़मीन पे कोई सुलाएगा तो ज़मीन पे सो जाते हैं। फिर ये साधु तो ये असली साधु हैं। इनसे हमें बहुत कुछ आज सीखने को मिला। आई होप जब आप ये कहानी सुनेंगे, इनकी बातें सुनेंगे, तो आप ये हर जगह पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके माध्यम से बच्चे बच्चे को ये कहानी पता चले कि ऐसे भी लोग हिंदुस्तान में ज़िंदा हैं जो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन साइलेंट करते हैं, कोई शो ऑफ नहीं करते। जय हिंद। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।